बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फिर उसके बाद इनका यूज़ फंक्शन के अंदर किस तरह है, के साथ हम स्टैटिक के बारे में देखेंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम फंक्शन ओवरलोडिंग और 1D अरे के बारे में देखेंगे। आज का लेक्चर जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके एडवांस चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान से जो चीज़ नहीं समझ आएगी साथ साथ से आपने मुझसे पूछ लेना। अच्छा, आज सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोकल वेरिएबल्स के बारे में देखें। जब हम लोग मेन के अंदर होते हैं, ठीक है, सुबह सुबह अच्छा, जब हम लोग मेन के अंदर होते हैं, मैं यहाँ पे एक दफ़ा मेन लिख लूँ, इंट मेन। और अब लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने इंट ए कर दिया और यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू 10 कह देता हूँ और सी आउट कर देता हूँ। अच्छा, जब मैं फंक्शन f1 में 4 या कोई वेरिएबल पास करूँगा यहाँ से, ठीक है, ज़रा इसे ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जो है यहाँ से उठ के इस फंक्शन के पास चला जाएगा। जब इस फंक्शन के पास चला जाएगा तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल क्रिएट होगा जो यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, जो यहाँ पे जब यूज़ होता है ना ये वाला वेरिएबल, तो आप देखें कि इस फंक्शन के कॉल के बाद, इस फंक्शन की कॉल के बाद मेन में जब आप इसके बाद इसके नीचे वाली लाइन पे आएंगे तो आप ये वाले वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकेंगे यहाँ पे आके। ठीक है, जैसे आप कहेंगे मुझे यहाँ पे दोबारा ए चाहिए, तो ये वाला काम नहीं कर सकते। या आप कहें कि मैं यहाँ से इस फंक्शन से इस वाले फंक्शन में गया हूँ, यानी मेन वाले फंक्शन से f1 वाले फंक्शन में गया हूँ और यहाँ पे पहले एक वेरिएबल b था, इंटीजर टाइप का कोई भी। ठीक है, तो आप कहें कि मैं इस b को इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर लूँगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आप कौन से वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं जो सिर्फ इसके पैरामीटर के अंदर से पास हो रहे हैं, या आपने इस फंक्शन के अंदर कोई नए वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जिनका स्कोप लिमिटेड हो, यानी कि अब जैसे अगर मैं कहूँ कि वेरिएबल ए का स्कोप सिर्फ f1 के ब्लॉक के अंदर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। मगर ऐसे वेरिएबल्स, जैसे मैं अगर बात कहूँ कि मैं आपकी मेन से पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट ग्लोबल टाइप का, जिसे मैं पाई कह देता हूँ, पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसे वेरिएबल जो हर एक फंक्शन में मेन में भी यूज़ हो, किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सके, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? ग्लोबल वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है कि लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि डिफाइंड विद इन अ फंक्शन और अ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक ये है, आप मेन का फंक्शन में भी तो आ सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन और ब्लॉक। जाहिर सी बात है, जैसे ये इंट ए का वेरिएबल है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा, आप मेन के अंदर आके इसे ए को एक्सेस नहीं कर सकते। फिर अदर फंक्शंस एंड ब्लॉक कैन डिफाइन वेरिएबल विद द सेम नेम। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है। अब जैसे ये वाला फंक्शन f1 ए वेरिएबल ले रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि f2 एक और फंक्शन बना सकते हैं, उसमें भी हमारे पास जो है इंट, या बल्कि ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, मैं इसे कह देता हूँ फ्लोट ए, या इसके अंदर आके भी इवन दो इंट ए। आप सेम नेम के वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल्स हैं,
आप उनको बना सकते हैं, इसमें आपको एरर नहीं आएगा। तो हम सेम नेम के वेरिएबल बना सकते हैं। अच्छा, अब यही बात कह रहा है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं मेन से, तो लोकल वेरिएबल इन अ कॉलिंग फंक्शन आर नॉट एक्सेसिबल। अब वो ये बात कह रहा है कि जब आप मेन से फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे F1 पे, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि F1 से आप पीछे जितने वेरिएबल्स बने हुए हैं उसे एक्सेस कर सकें, ये वाला पॉसिबल नहीं है। और ना ही मेन के अंदर जो ये वाले वेरिएबल बने हुए हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं, ये भी दोनों पॉसिबल नहीं है। अब C++ डज नॉट अलाउड नेस्टेड फंक्शन। अच्छा, नेस्टेड फंक्शन का क्या मतलब है? नेस्टेड फंक्शन उसे कहते हैं जैसे आपने एक फंक्शन बनाया F1, अब आप इसके अंदर जाके एक और फंक्शन बनाने लग जाए F2, फिर इसके अंदर जाके आप एक और फंक्शन बनाने लग जाए F3। ठीक है, वो कहते हैं C++ इन तीनों जो फंक्शन है ना, इसको बनाने की इजाज़त नहीं देता, ये नेस्टेड फंक्शंस को बनाने की इजाज़त नहीं देता। इस पूरी स्लाइड की समरी क्या है कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं, फिर उसके बाद नेस्टेड फंक्शन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अच्छा, अब ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन देख लें। अ वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ऑल द फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाते, जैसे सबसे बाहर बनाते हैं। फिर इट इज़ एक्सेसिबल टू द ऑल द फंक्शन, ये तमाम फंक्शंस को अवेलेबल है। अच्छा, अब ये क्या है कि बनाते क्यों हैं? ये इजी वे है, शेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा बिटवीन फंक्शन। अगर आपको लगता है कि हर एक फंक्शन को एक ही वेरिएबल एक्सेस करना है, जैसे मैं कह देता हूँ टैक्स रेट जो है आपके पास, कि हमेशा ज़्यादातर फिक्स ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट मैं कह देता हूँ 3.4 है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। जैसे मैं कह देता हूँ पाई की वैल्यू है, जब भी आप इसे यूज़ करेंगे 3.14 ही रहेगी। इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ वेरिएबल होते हैं जो फिक्स रहते हैं और ज़्यादातर फंक्शन उसे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब बार बार हर एक फंक्शन के अंदर जाके ये वेरिएबल बनाना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि जो सारे फंक्शन जिसे यूज़ कर रहे हैं ना, आप उसे ग्लोबल बना दें। अच्छा, अब स्कोप ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल क्या है? इज़ फ्रॉम, अब देखें इसका स्कोप क्या है। आपने जैसे आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड, इंक्लूड आयोस्ट्रीम, आप यहीं पे साथ ही वेरिएबल बना देते हैं इंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इंट ए, तो अब ये वाला आपका ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब यहाँ से लेके जहाँ तक आपका रिटर्न 0 हो जाता है, इसके दरमियान, ठीक है, कोई भी फंक्शन आ जाए, ये वाला वेरिएबल ग्लोबली एक्सेसिबल है, उसकी वैल्यू एक्सेस भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं वो किस तरह हो रही होती है। अच्छा, अब फिर उसके बाद कहता है कि लोकल वेरिएबल क्या है, वो ओनली एग्जिस्ट करता है फंक्शन की जब हमारा अच्छा, अब ये होता क्या है कि जैसे अब मैंने कहा था कि फंक्शन है F1, ठीक है, अब मैं इसमें इंट ए करता हूँ, तो ये यूज़र डिफाइन करता है लोकल वेरिएबल को। देखिए, अ लोकल वेरिएबल ओनली एग्जिस्ट एंड व्हाइल इट इज़ डिफाइनिंग फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटिंग, जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है तभी इसे डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अब लोकल वेरिएबल आर डिस्ट्रॉयड व्हेन फंक्शन इज़ टर्मिनेटेड, जाहिर सी बात है, जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म होगा तो ये वाला वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद डाटा कैन नॉट बी रिटेन्ड इन लोकल वेरिएबल डिफाइंड इन अ फंक्शन बिटवीन कॉल। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे अगर आपने मेन से एक फंक्शन F1 कॉल की है, यहाँ पे आप दूसरी दफ़ा दोबारा F1 कॉल करेंगे, तो ये एक ये नया वेरिएबल बनेगा और नई वैल्यू स्टोर होगी, प्रीवियस वैल्यू साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो यही बात करता है कि आप बार बार फंक्शन कॉल भी कर लें तो आपका जो डाटा है उस तरह रिटेन नहीं हो रहा होता जिस तरह हमें चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहिए तो नहीं, खैर होता, हमें ज़रूरत नहीं होती, अगर चाहिए हो तो हम उसे स्टोर करवा सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं F1 3 दफ़ा कॉल करूँगा तो 3 दफ़ा नया वेरिएबल बनेगा और इस फंक्शन के मुताबिक 3 दफ़ा ए के अंदर अलग अलग से A=4 असाइन होगा, ए बनेगा, ए असाइन होगा, डिस्ट्रॉय होगा, फिर ए बनेगा, फिर उसमें वैल्यू असाइन होगी और फिर डिस्ट्रॉय होगा, फिर इसमें भी ए बनेगा, फिर उसमें वैल्यू असाइन होगी और डिस्ट्रॉय होगा। ये नहीं है कि आपके पास एक दफ़ा ए बन गया, वो इसमें भी शेयर्ड है, वो इसमें भी शेयर्ड है और इसमें भी शेयर्ड है, इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद कहता है कि लोकल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बाय द प्रोग्रामर, जाहिर सी बात है ये प्रोग्रामर इसे इनिशियलाइज करता है। अच्छा, अब ग्लोबल जो है वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड बाय ज़ीरो और नल।
कहता है अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल यानी कि आउटसाइड द फंक्शन बनाएं तो उसे हमेशा किससे इनिशियलाइज करवाएं, ज़ीरो और नल से। अच्छा, एक और जो चीज़ है मुझे आप लोग ये बताएं कि जो मैं फोर लूप में इंट ए इज इक्वल टू 0 कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आके मैं ए कुछ भी काम कर लेता हूँ, यानी कि कुछ भी जो मेरा दिल करता है यहाँ पे करता हूँ, यानी कि मैं इसे सी आउट ए ही करवा लेता हूँ, या इसे ए कह देता हूँ ना, सी आउट ए ही करवा लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये वाले वेरिएबल जो है ये लोकल वेरिएबल है, या मैं इस फोर लूप के बाद जैसे ये फोर लूप खत्म हुआ है तो मैं इसे ए को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे? जल्दी जल्दी बताएं बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। ए यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, या इसका इस फोर लूप के बाद भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं जब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ और डिक्लेयर भी करता हूँ? सर इसके बाद नहीं हम यूज कर सकते, इधर ही हम यूज कर सकते हैं, फोर के बाद नहीं। हाँ शाबाश, जब हम, हाँ शाबाश, जब हम यहाँ पे इसे डिक्लेयर करवाएंगे और इनिशियलाइज करवाएंगे तो ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, जो ये लोकल वेरिएबल है आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं होगा। मगर अगर आप यही काम यहाँ पे इस लूप से बाहर करते हैं इंट ए, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे आप इंट ना लिखते, यानी कि मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, और आप ये वाला काम कर रहे होते ए इज़ इक्वल टू, फिर आपका इस लूप से बाहर ये वाला ए एक्सेसिबल था। क्यों? क्योंकि आपने इसे फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा है, ना कि इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आपने साथ साथ समझते रहना। अब वो कह रहा है कि लोकल वेरिएबल सेम नेम्स एज द ग्लोबल। अब ये नहीं है कि आप नेम नेम डिफरेंट रखने लग जाए। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ग्लोबल वेरिएबल पाई रखा है, उसे 3.14 कहता हूँ। अब एक फंक्शन के अंदर आप चले गए हैं, आप यहाँ पे भी वेरिएबल एक जो है बना सकते हैं सेम, जैसे मैं कह देता हूँ इंट पाई, ठीक है, आप इसकी अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये यही बता रहा है कि व्हेन अ फंक्शन कंटेन्स अ लोकल वेरिएबल दैट हैज़ द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल इज अवेलेबल विद इन द फंक्शन। तो ये वाली जो ये पूरा का पूरा फंक्शन है यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसकी अपनी नई डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, फिर इसी तरह लोकल वेरिएबल हाइड एंड शेडो द ग्लोबल डेफिनेशन। जाहिर सी बात है, ये जो लोकल वेरिएबल है, जो लोकल डेफिनेशन है, ये इसको अगर आपने अपनी बना ली है तो इसे हाइड कर देगा, अदरवाइज वो आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे देखने वाली बात है, देखें, ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला यहाँ पे, इसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये ना किसी फंक्शन के अंदर है ना किसी मेन के अंदर है। जैसे आप हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे फंक्शन की आपने प्रोटोटाइप भी दे दी। तो जहाँ पे ही अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, तो ये कौन सा वेरिएबल बन जाएगा? ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। अब देखें यहाँ पे, अब मेन के अंदर आए, आपने x की वैल्यू क्या असाइन की? 15। अब सी आउट लाइन नंबर 2, t की वैल्यू इस वक्त यहाँ पे क्या है, मुझे कोई बताएगा? ये ग्लोबल वेरिएबल की सर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। हाँ, गार्बेज वैल्यू बड़ी होगी, या इसे हम ज़ीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो है यहाँ पे फिर उसके बाद फंक्शन 1 कॉल कर दिया x के साथ। x की वैल्यू थी 15। तो अब मैं फंक्शन 1 के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फंक्शन 1 के अंदर ये बाय रेफरेंस आपने लिया। ये थोड़ी सी चीज़ें आपने देखनी है पेपर में भी, आपके आउटपुट जब आपने आउटपुट के सवाल करने। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो x का वैल्यू, x जिसे पॉइंट कर रहा है 15 को यहाँ पे, ठीक है, अब a भी उसे पॉइंट कर रहा है। ये हमें कैसे पता चला? जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और एंड का साइन लगा देते हैं, तो हम वैल्यू को पास बाय रेफरेंस ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये एंड साइन ना लगाता, ठीक है, तो x की अपनी कॉपी बननी थी और a की अपनी कॉपी बननी थी। ठीक है, और a ने जब ये फंक्शन पूरी कॉल होना था, पूरा का पूरा चल जाना था, तब a ने डिस्ट्रॉय हो जाना था। मगर अब क्या है, अब a तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब पूरा फंक्शन चल जाएगा, मगर कंटेंट में जो भी चेंज करेगा वो x के कंटेंट में भी चेंज होगा। अच्छा,
ये पास बाय रेफरेंस है, मैंने दोबारा आपको रिपीट करवा दिया ताकि आपको भूले ना ये वाली चीज़, ये थ्रू आउट द डिग्री आपकी बड़ी चीज़ यूज़ होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मैंने सी आउट करवाया ए। अब इस वक्त ए की वैल्यू यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, यहाँ पे मेरे पास 15 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 15 में, ठीक है, दोबारा 12 ऐड करता हूँ, 15 जमा 12 कितना हो गया, 7 और 2 27। फिर मैं दोबारा यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू को साइन नहीं किया, यहाँ पे टी की वैल्यू फिर ज़ीरो ही होगी। अच्छा, फिर उसके बाद वो क्या कहता है 27, ए की वैल्यू यहाँ पे 27 हो गई, ए फिर प्रिंट हो गया, फिर ए की टी की वैल्यू को उसने साइन नहीं किया, अब यहाँ पे टी की वैल्यू को साइन कर रहा है। पहले टी की वैल्यू 0 थी, 0 + 13, तो टी यहाँ पे 13 प्रिंट हो जाएगा। बल्कि ये आप देख लीजिएगा, मैं इसकी आउटपुट की तरफ जा रहा हूँ, ये देखें ना, ये 3 दफ़ा T0 ही प्रिंट हो रहा है जो यहाँ पे हमारे कोड के मुताबिक, यहाँ तक तो मैंने आपको रन कर दिया। तो अब यहाँ ऊपर पे टी की 0 वैल्यू तो + कोई 13, असाइन ही तो नहीं यहाँ की पे थी आपने। देखें, यहाँ पे मैं आपको वही बताया ना कि जब आप ग्लोबली लेके चल रहे होते हैं ना, ये जब आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की होती, ये कंपाइलर के ऊपर होता है, ठीक है। गुड प्रैक्टिस क्या है, गुड प्रैक्टिस ये है कि हमेशा आप अपने जो है ग्लोबल वेरिएबल को ज़ीरो और नल से असाइन करें। जब आप यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो लिखना चाहिए था या इज इक्वल टू नल लिखना चाहिए था। अब आपने नहीं किया तो कंपाइलर ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो ग्लोबल वेरिएबल को समझते हुए उसे ज़ीरो साइन कर दिया था, ठीक है। आगे चले बच्चे, आंसर कर दिए मैंने आज का कि नहीं? किसने पूछा था? जी सर कर दिया, लग गई समझ सर। अच्छा, अब फिर उसके बाद ये अगेन वही नया फंक्शन। अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है आपने, एक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर मैं इस वेरिएबल, ये जो फंक्शन कॉल की है, ठीक है, यहाँ पे इसे बाहर आके, यहाँ पे जैसे इसने टी की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, मैं अगर यहाँ पे बाहर आके ए की सॉरी एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाता, तो एक्स की वैल्यू क्या आती, 15 आती आती है, 15 आती है। यहाँ पे जो आपकी ए की वैल्यू चेंज हुई हुई थी वो आती, लेकिन सर ए की वैल्यू चेंज होकर 27 आपने कहा था कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चेंज होके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर ये क्या है, हाँ ये क्या 27 है है। ठीक है सर, लगी। 27 है, क्योंकि पास बाय रेफरेंस है। ये इस तरह के जो सवाल हैं ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अच्छा, इसने अब आते ही ना जो ये टी की वैल्यू थी ना, उसे इनिशियलाइज़ करवा दिया 15 से। ये देख लीजिएगा, इसकी मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे उसने आते ही 15 से इनिशियलाइज़ करवाया, तो यहाँ पे आप टी की वैल्यू देख रहे होंगे, यहाँ पे 15 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर आप लोगों को प्रीवियस जो मैं आपके लेक्चर अपलोड करता हूँ, आप लोगों को अगर कोई कोड समझ ना आए, मैं सिर्फ इस वजह से स्किप करवा रहा होता हूँ क्योंकि मैं उसे खुद ही लिख के पहले दिखा चुका होता हूँ, ठीक है। मैं इस वजह से जो बड़े बड़े कोड है ना उसे नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर आपको ना समझ आ रही हो तो मुझे आप बता दिया करें, ये भी सेम वही कोड है। अच्छा, अब लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल वो वाले वेरिएबल्स होते हैं ओनली, अब फिर एग्जिस्ट तब बनते हैं जब हमारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शन f1 के अंदर इंट ए, ये तभी बनेगा जब ये वाला फंक्शन चलेगा। अगर ये फंक्शन ही नहीं चलता मेन से, तो हम क्यों इसे बना के बैठ जाएं, ठीक है। तो यही बात कर रहा है, जब ये कॉल होगा, ये जहाँ भी कॉल किया फंक्शन, तो ये यहाँ पे ये वाला फंक्शन तभी इसके वेरिएबल बन रहा होगा। फिर उसके बाद आर रीडिफाइन ईच टाइम फंक्शन इज कॉल्ड, यानी जैसे बताया ना, हर दफ़ा बनेगा, हर दफ़ा डिस्ट्रॉय होगा। जब जब वो फंक्शन कॉल होगा, हर दफ़ा वो दोबारा नया वेरिएबल बनेगा। फिर लूज देयर कंटेंट, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा फंक्शन कॉल होगा तो वो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके कंटेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कंटेंट है ना इसका, जो इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, ये लूज ना हो। जैसे एक दफ़ा मैंने इसमें 4 बना रख दिया, इंट ए इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा जब F1 को कॉल करूं तो उसके अंदर 4 ही पड़ा रहे। फिर जब मैं उसमें चेंज कर देता हूँ, दोबारा F1 से मैं उसे 8 कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा F1 कॉल करूंगा तो उसमें 8 पड़ा रहे और मैं उससे आगे फर्दर यूज, ऐसे कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए ना। ऐसा वेरिएबल जिस जब हम फंक्शन के अंदर बनाएं और हर दफ़ा उसके अंदर कंटेंट बना रहे, उसे डिस्ट्रॉय ना हो, तो हम उसे लोकल जो है स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सिर्फ क्या है, जब आपने इंट ए इज इक्वल टू 4 करते हैं ना, बस इंट से पहले आप स्टैटिक लगा दें, तो ये स्टैटिक वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर ये क्या कर रहा होगा, ये हमें इसकी कंटेंट को ख़त्म करने नहीं देगा। ये हमें हर दफ़ा फंक्शन कॉल के अंदर, एक दफ़ा कॉल किए तब भी अवेलेबल होगा। अगर इसने इस फंक्शन ने इस कंटेंट को चेंज कर दिया है तो नेक्स्ट वाला फंक्शन दोबारा इसे जब दोबारा सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसने ए को 10 कर दिया, तो अब दोबारा इस फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू 10 ही पड़ी होगी। आप चाहे इसे चेंज कर दें, यहाँ पे ए 20 कर दें, तो यहाँ पे इसे दोबारा 20 ही मिलेगी। बात समझ आएगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कंटेंट के बारे में? एनीवन? अच्छा, अब देखें, वो कहता है कि आर डिफाइन एंड इनिशियलाइज ओनली फर्स्ट टाइम। एक दफ़ा ही हम उसे इनिशियलाइज करते हैं मेन में। अब फंक्शन के अंदर आप जब आते हैं, आप मतलब F1 है तो आप उसे एक दफ़ा इनिशियलाइज करते हैं, इंट स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 4। तो ये जो इनिशियलाइजेशन वाली लाइन है ना, ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगी, ये नहीं है कि बार बार चलेगी। अभी मैं कोड में दिखाता भी हूँ। फिर उसके सर बाद रिटेन देयर कंटेंट बिटवीन द फंक्शन कॉल। जी जी, सर आपने कहा था अगर हमने 4 वैल्यू कर ली, हम 4 को कॉल करेंगे तो 4 आएगा। फिर हमने जब 8 वैल्यू कर ली, फिर हम F1 को कॉल करेंगे 8 आएगा। तो आपने यहाँ लिखा है ओनली द फर्स्ट टाइम, यानी एक दफ़ा इनिशियलाइज कर सकते हैं, फिर दूसरी दफ़ा 8 किस तरह वैल्यू हमने उसको इनिशियलाइज कर दी। देखें वो मेमोरी में आपकी जगह रख देगा। जब तक आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं ना होगा तब तक उसका वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी ज़रा एक मिनट के लिए ये सवाल होल्ड कर लें। ये इसका सिंटैक्स है, मतलब इंट नॉर्मल जितना ये था ना आपका पहले वाला सिंटैक्स ही था, बस ये स्टैटिक ऐड करना है। अभी मैं कोड पे आ रहा हूँ, ये देखें, इधर देखें ज़रा। मेरे पास एक फंक्शन था वॉइड टेस्ट के नाम से। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटोटाइप है। ये इस वजह से लिखी है क्योंकि मेन में हमने इस फंक्शन टेस्ट को कॉल किया है और ये वाले फंक्शन की बॉडी इस मेन से नीचे थी, इस वजह से हमने इसकी प्रोटोटाइप लिखी है। अच्छा, अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है ना कि इनिशियलाइज ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा करना है। जब हमने पहली दफ़ा इस फंक्शन को कॉल किया और हमने इसे इस फंक्शन के अंदर आके स्टैटिक इंट एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो एक ऐसी मेमोरी एलोकेट हो गई, एक मेमोरी ऐसी एलोकेट हो गई जो फंक्शन टेस्ट के अंदर बनी, ठीक है, या एक टेस्ट के थ्रू बनी। और ये अब तब तक रहेगी, ये अब कब तक रहेगी, जब तक ये मेन जो है रिटर्न 0 तक नहीं पहुंच जाता। अब देखें, अब एक दफ़ा जब आए वॉइड टेस्ट के अंदर तो आपने इंट एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। एक्स ये मेमोरी स्टैटिक थी, इसे मैं कहता हूँ स्टैटिक एक्स है, इसे मैंने एक दफ़ा 0 कर दिया। अच्छा, अब वो देखें यहाँ पे उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा है। जब आपने इंट एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, वाई इज इक्वल टू 10 कर दिया, अब x में 2 ऐड कर दिए। जब x में 2 ऐड कर दिए यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, तो x की वैल्यू 0 से क्या होगी, 2 होगी। y में उसने जो भी ऐड किया, हमें y में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर y में जो +1 ऐड करके, यानी कि 10 + 1 11 हो गया। अब यहाँ पे इनसाइड टेस्ट x, जो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पड़ी हुई थी, इस वेरिएबल से 2 पड़ी हुई थी, तो ये 2 हो गया। और y में क्या पड़ा हुआ था, 10 + 1 11। तो ये पहली आउटपुट हमारी शो होगी। अब ये जो y वेरिएबल था,
ये लोकल वेरिएबल था, ये इस फंक्शन के अंदर ही बना था। ये फंक्शन समझ लें खत्म हो गया यहाँ। अब ये दोबारा यहाँ पे ये लूप के अंदर चल रहा है, काउंट एक दफ़ा चलेगा। अब ये दूसरी दफ़ा फिर दोबारा लूप के अंदर आया तो फिर दोबारा टेस्ट का फंक्शन चलेगा, ऐसे ही है ना कि नहीं? 5 दफ़ा टेस्ट का फंक्शन चलेगा ना, इस बात से तो एग्री करते हैं ना। तो अब आप देखें कि जब दूसरी दफ़ा आउटपुट आई तो अब ये कंटेंट की वैल्यू कैसे 2। अब आप कहेंगे ये तो दोबारा इनिशियलाइज हो रहा है, ये वाला, ये तो लाइन फिर दोबारा चल रही है। तो अब कंपाइलर दोबारा इसे नहीं चलाएगा क्योंकि उसने इसके लिए मेमोरी रिजर्व कर दी। अब y की वैल्यू लोकल थी, ये दोबारा क्रिएट हो जाएगी, फिर दोबारा y की वैल्यू 10 हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, x की वैल्यू में +2 कर रहा है। अब x की वैल्यू पहले 2 थी, अब 2 + 2 करेगा तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप ये देखें यहाँ पे 4 हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें y में फिर +1 कर रहा है तो ये 10 की जगह पे यहाँ पे 11 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे जब x की वैल्यू प्रिंट होके आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आती है, मगर y की वैल्यू दोबारा से 11 ही आ रही है यहाँ पे। ठीक, अब इसी तरह जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा फिर 4 + 2 6, फिर 6 + 2 8, फिर नेक्स्ट टाइम 6 8 + 2 10। तो ये लेकिन हमारा x का वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाना था एक दफा नहीं हो, चलने के बाद? वो ये स्टैटिक वाला इसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। सर वाई में क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ ये y जो है ये लोकल वेरिएबल था ना, हर दफा आएगा नया वेरिएबल बनेगा y का, इंट y, मगर x का नया वेरिएबल नहीं बनेगा हर दफा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया। गॉट इट? ओके फिर सर। y को भी हम स्टैटिक कर देते तो उसमें चेंज आ जाना था, फिर 11 2 2 करके चेंज आना था, एक एक करके चेंज आना था। नहीं, अगर आप देखें, अगर आप y को जो है यहाँ पे स्टैटिक लिख देते यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, अब ये 10 हो गया ना, ये एक दफ़ा इनिशियलाइज हो गया, फिर बाद में ये ब्लॉक नहीं चलना, ये समझ लो खत्म हो जाना था ऐसे स्टैटिक अगर कर देते। तो अब इसमें जैसे 2 2 होना था, इसमें एक एक होना था। यहाँ पे अगर यानी कि 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15 आ रहा होगा। ठीक, आगे चल लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भूलना नहीं है। अगेन मैं आपको बार बार आज बता रहा हूँ कि आपकी क्लास जो है ना आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरलोडिंग फंक्शन क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? देखिए हमारे पास जो फंक्शन है ना, यानी कि हम एक f1 लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसी नाम का एक और फंक्शन बनाना है, वो कहता है आप बना सकते हो, मगर आप इसमें कोई जो इसमें इसके अंदर पैरामीटर थे ना वो इसके अंदर मुख्तलिफ कर दो, डिफरेंट कर दो। जैसे इसमें कोई पैरामीटर नहीं था, इसमें एक पैरामीटर कर दो। ठीक है, अगर इसमें एक पैरामीटर था और वो इंटीजर टाइप का था, इंट ए, तो अब नेक्स्ट आप इस फंक्शन के अंदर आप फ्लोट टाइप का रख दो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक पैरामीटर था, आगे 2 पैरामीटर रख दो। अगर 2 पैरामीटर थे 3 रख दो, या 3 थे उसमें डाटा टाइप चेंज कर दो। तो अगर आपका जिसमें फंक्शन का नेम सेम हो, जिसमें फंक्शन का नेम सेम हो मगर उसमें पैरामीटर डिफरेंट हो, तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। मगर आपने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि अच्छा क्या आप हमें बताएं, एक फंक्शन मैंने लिखा f1 और उसकी रिटर्न टाइप है void, और एक फंक्शन है इंट रिटर्न टाइप और एक फंक्शन f1, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या ओवरलोडिंग पॉसिबल है? कोई बता सकता है? देखिए यहाँ पे चेंज तो हो गया ना, हम तो कहते हैं हमेशा चेंज हो। तो अगर हमारी रिटर्न टाइप डिफरेंट है तो तब ओवरलोडिंग होगी नहीं, कंपाइलर इसे चलाने ही नहीं देगा। ओवरलोडिंग कब पॉसिबल है? जब आपके ये आगे वाले पैरामीटर डिफरेंट हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर आपकी रिटर्न टाइप डिफरेंट होगी तो तब फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो आपने ये बताना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग तभी पॉसिबल है जब आपके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, ना कि रिटर्न टाइप। अगर इस तरह करेंगे तो ये कंपाइलर ही नहीं चलाने देगा यहाँ पे रन टाइम, सॉरी जब आप कोड लिख रहे होंगे तो उसी वक्त ही कंपाइलर आपको एरर दे देगा कि यू कैन नॉट ओवरलोड दिस। ठीक है,
अच्छा, ओवरलोडिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपके सेम नेम होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, और डिफरेंट पैरामीटर्स आपके डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूँ, में ज़्यादा इसे डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आप देखें कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं F1, तो आप पैरामीटर उसके अंदर देते हैं 1 2 या 3 पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर। ये कंपाइलर को पता होता है कि मैंने कौन सा फंक्शन चलाना है, तो इसे जो है आप स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। इसे हम स्टैटिक बाइंडिंग, बल्कि इसे स्टैटिक बाइंडिंग, चले खैर इसे स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। ये वैसे एडवांस थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मल पैरामीटर हैं जो डाटा टाइप भी हो सकते हैं या नंबर ऑफ पोजीशंस भी हो सकते हैं। खैर ठीक है, ये भी। अब ये देखें, अब आप ये देखें कि यहाँ पे के जो गेट डायमेंशन है, फंक्शन नेम सेम ही है, मगर आप देखें कि पहले उसने कहा किया कि एक इंट टाइप का पैरामीटर था, अब उसने फंक्शन ओवरलोड करने के लिए 2 पैरामीटर बना दिए यहाँ पे। अब उसने कहा अच्छा यार 2 पैरामीटर ही हैं, मैं फिर भी फंक्शन ओवरलोड करना, तो एक को इंट बना दिया, दूसरे को डबल बना दिया। फिर कहता है मैं स्टिल इसे फंक्शन ओवरलोड करना चाह रहा हूँ, मैं इसे डबल बना दूंगा दोनों। मैं अगर स्टिल फंक्शन को ओवरलोड करना चाह रहा हूँ, दोनों को स्ट्रिंग बना दूंगा, या फिर मैं इसे शॉर्ट बना दूंगा। जो भी हमारी जितनी भी अवेलेबल डाटा टाइप्स हैं, अगर हम उसे चेंज करते जाएंगे तो हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी तरह हमारे पास फंक्शन एक्स वाई जी है, ठीक है, तो मैं इसे फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह कर रहा हूँ, मैं 2 पैरामीटर बना दिए जब कोई भी नहीं था। अब ये इन टाइप का था, ये डबल टाइप का था। अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं पहला पैरामीटर डबल टाइप का कर दूं, दूसरा इन टाइप का कर दूं, फिर भी ये देखें, ये स्वैप कर दूं ना, ये वाली चीज़, फिर भी हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। फिर अगर मैं एक नंबर ऑफ पैरामीटर इंक्रीज कर दूं, फिर भी ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन हेडिंग टू ओवरलोडेड, यानी कि आप इंट एक्स और वाई और यहाँ पे इंट एक्स और डबल ये भी करें तो आपका तब भी फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि अब एक चीज़ होती है, आप ये समझ लें, आवाज़ आ रही है सर ना? वर्ड ओवरलोडिंग नहीं होगी वर्ड में ओवरलोडिंग होगी यहाँ पे तो पीछे वर्ड में ओवरलोडिंग हो जाती है। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे होगी। सर वो कैसे पैरामीटर तो सेम नहीं है दोनों के। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैं एक्चुअली ये वाली एग्जांपल को पकड़ के बैठ गया था ना, सॉरी। यहाँ पे नहीं होगी, ये तो मैंने आपको आगे भी बता दिया ना। यस सर। ये तो यहाँ तो मैंने आपको आगे भी बता दिया था कि जो रिटर्न टाइप डिफरेंट होने से ये नहीं होगी ओवरलोडिंग, ठीक है ना। सर यहाँ वर्ड पे में चेंज ओवरलोडिंग हो जाती है अगर नहीं होती, पैरामीटर नहीं। डिफरेंट हो। अगर हाँ हाँ पैरामीटर हाँ डिफरेंट हो हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी लाजमी है। ओके। अच्छा, अब वो कहता है कि ये क्या मसला है इसे। अच्छा, अब देखें कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना फंक्शन कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन f1 है, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें ना एक पैरामीटर भेजता हूँ 4, ठीक है, या मैं उसमें एक पैरामीटर भेजता हूँ f1 के अंदर 2 3 4, कोई भी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार कभी मेरा दिल करे कि मैं इसमें ना भी भेजूँ वैल्यू, कभी मेरा दिल करे इसमें ना भी भेजूँ वैल्यू, मगर इसकी वैल्यू उसके आगे जाके वेरिएबल के अंदर सेट हो जाए। मतलब ये है कि ये फंक्शन मैंने कॉल किया ना मेन से, इसकी फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी है, इंट ए। तो अगर मैं इस तरह के सिनेरियो में कॉल करता हूँ इस तरह करके, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, चलेगा ही नहीं, वो कहेगा इसमें लाजमी कोई ना कोई आर्गुमेंट दो। मगर अगर मैं ये इस तरह करूँ, इंट ए इज इक्वल टू 4, ठीक है, मतलब ये है कि मैं अपने आर्गुमेंट्स जो हैं, इसे पैरामीटर भी कहते हैं या फंक्शन आर्गुमेंट भी कहते हैं जब आप बॉडी लिख रहे होते हैं, अगर मैं साथ ही इन्हें इनिशियलाइज करवा दूं, ठीक है,
तो जब मैं इसे साथ ही इनिशियलाइज करवा दूं तो हम इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई नहीं भी देंगे तब भी आपका फंक्शन चल जाएगा, एरर नहीं देगा। अब यही कह रहा है कि वैल्यू पास ऑटोमेटिकली इफ़ द आर्गूमेंट्स मिसिंग फ्रॉम द फंक्शन कॉल। अगर हमारे पास यहाँ से फंक्शन कॉल के अंदर ये आर्गूमेंट मिसिंग भी है तब भी हमारा ये फंक्शन चल जाएगा। अच्छा, अब ये कहता है कि मस्ट बी कांस्टेंट डिक्लेयर इन प्रोटोटाइप। अच्छा, अब वो ये बात कह रहा है कि आपको ये नहीं है कि आप ये बता दें कि जैसे हम कहते थे कि प्रोटोटाइप के अंदर सिर्फ डाटा टाइप लिख दें। अब वेरिएबल तो नहीं लिख रहे हम यहाँ पे, मगर हमें इसे जो है ना किसी कांस्टेंट से प्रोटोटाइप के अंदर लाजमी बताना पड़ेगा। प्रोटोटाइप समझ रहे हैं ना, जो मेन से ऊपर लिख रहे थे, मस्ट बी अ कांस्टेंट डिक्लेयर्ड इन अ प्रोटोटाइप, ये लाजमी आपने से करना है। अच्छा, अब मल्टीपल पैरामीटर फंक्शन में हैव द डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉर सम और ऑल ऑफ देम। अब ये नहीं है कि आप किसी एक वेरिएबल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसके लिए डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। अगर मेरा पहले वाले के लिए नहीं दिल कर रहा, मैं यूज़र को कहता हूँ ये लाजमी हमसे पैरामीटर ले, तो हम उसको डिफ़ॉल्ट से इनिशलाइज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 4 लाजमी एंटर करेगा। अगले जो 2 हैं वो उसके पास ऑप्शनल होंगे, 6 एंटर करे, 7 एंटर करे या ना करे, ये उसकी मर्जी होगी 6 या 7 के ऊपर, मगर ये वाला लाजमी एंटर करेगा। अच्छा, अब मगर ये जो है ना तरतीब बड़ी ख्याल रखनी है। आप इस तरह नहीं कर सकते, जब आपने एक दफ़ा इंट इज इक्वल टू 0 कर दिया ना, इससे आगे वाले सारे के सारे डिक्लेयर होंगे। जिसको आपने डिक्लेयर नहीं करना वो पहले आपने लिखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उससे आगे वाले जो ये वाले हैं इसे आप इज इक्वल टू जिसे आपने इनिशियलाइज करना है, यानी कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से उसे कर सकते हैं, मगर आप इस तरह नहीं कर सकते। जो मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा, आप इसे मैं इंट f1 और आप कह दें इंट इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट आप कह दें इंट, फिर नेक्स्ट आप कह दें फ्लोट, तो ये आपका गलत हो जाएगा, एरर आएगा। वो कहता है जो आपने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बगैर वाले हैं वो पहले से लिखें, और जो आपने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सेट करना है उसके एंड पे लिखें। ठीक है, इफ़ यू स्पेसिफाई अ वैल्यू टू डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देन इट विल बी यूज्ड, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कंसीडर। जारी सी बात है, अदरवाइज जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बता भी रहा है, कहता है कि अगर आप इस तरह करते हैं कि इंट, यानी कि पहले आपने जिसे डिफ़ॉल्ट नहीं रखना था वो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू, तो तब तो ये ओके है। अगर आपने पहले नॉन डिफ़ॉल्ट, फिर डिफ़ॉल्ट और फिर नॉन डिफ़ॉल्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो ये वाली थी ये पहले आपको रखनी चाहिए थी, दूसरे नंबर पे इसे रखना चाहिए था, जैसे यहाँ पे इसे रखा हुआ है। तो इसको बड़ा लाजमी कंसीडर करना है, ये भी बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है इफ़ नॉट ऑल द पैरामीटर्स टू द फंक्शन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू then one without default must be declared first in the parameter list। सारी सी बात है, जो डिफ़ॉल्ट के बगैर वाले हैं वो पहले आपको बताने पड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि an argument is omitted from the function call, all the arguments after it must be also be omitted। अच्छा, अब होता ये है कि आपका दिल कर रहा है, देखें मैं आपको बताता हूँ, आपने ये किया कि ये वाला जो फंक्शन था ना, ये वाला, ये आपने मेन से कॉल करना था, तो आपने लिखा गेट सम। अच्छा, गेट सम, अब आपके पास कितने पैरामीटर हैं, 1 2 और ये 3, ये तीनों आपने देने। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 4 5 और 6 आप ये सारे के सारे दें। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ये वाला जो है पैरामीटर स्किप करें, यानी कि 4, यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखे, कोमा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और पैरामीटर, यानी कि एक आपने मिस कर दिया और आप एक अगले वाला मिस नहीं करना चाह रहे। वो कहता है इस तरह पॉसिबल नहीं है, जब आपने एक मिस कर दिया ना, फिर उससे आगे सारे वाले खुद ही छोड़ दो, वो आगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट हो जाएंगे। अच्छा, मगर अगर आप इस तरह करते हैं, आप पहले वाला जो डिफ़ॉल्ट था आप यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वाला छोड़ देते हैं, तो तब भी आपका एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके आगे तो नहीं ना कोई रूल वायोलेट किया। फिर ये यहाँ पे भी यही समझा रहा है। देखें कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे 3 पैरामीटर थे, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर 1 वैल्यू दे रहा है, वो जो यहाँ पे आगे सेट हो जाएगी, नंबर 2 भी दे रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे आगे सेट हो जाएगी,
मगर वो कहता है अगर आप इस तरह करेंगे कि नंबर 1 वैल्यू दे दें और उसे कहे दूसरी ये डिफ़ॉल्ट वाली यूज़ कर लो, ठीक है, और तीसरी जो है अल्लाह भला करे नंबर 3 वाली यूज़ कर लो, तो ये वाला गलत है, ये रॉन्ग है, ये इस तरह नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद कहता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू द रेफरेंस पैरामीटर, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये वाली, सॉरी इसे आप इस तरह कह लें कि जब आप मेन के अंदर से अच्छा, अब देखें कि अब आप मेन के अंदर हैं, इंट मेन, आपने ना यहाँ पे कोई कॉन्स्ट वैल्यू बनाई है, इंट आई इज इक्वल टू इंट आई इज इक्वल टू 4। ये वाली जो आई की वैल्यू है आप इस फंक्शन के अंदर पास करते हैं, मगर बाय रेफरेंस आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है कैन नॉट बी असाइन टू द रेफरेंस पैरामीटर, यहाँ पे इसको असाइन नहीं होगा जब आप यहाँ पे ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट के अंदर सेट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी तो ये बात कह रहे हैं कि बाय रेफरेंस का क्या मतलब है, इसके कंटेंट को चेंज करना, मगर कांस्टेंट क्या कहता है, कांस्टेंट कहता है कि भाई मैं अपने कंटेंट को चेंज नहीं करने देना। इस वजह से अगर आप कोई कांस्टेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे पास करेंगे तो वो इसको चेंज करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, मगर बहरहाल ओवरराइड हो जाता है, मगर फिर भी वो अलाउ नहीं करता कि जो कांस्टेंट वैल्यू है कैन नॉट बी असाइन टू द रेफरेंस पैरामीटर, इस तरह के सिनेरियो में हम उसे नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ रही है बात की कि नहीं? ये बात समझ आई है आप लोगों को? सर ये वाला पॉइंट जरा रिपीट कर दीजिए। आप ये समझ लें कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, कोई वो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जो है ना उसके जो रेफरेंस पैरामीटर्स हैं उसे असाइन नहीं कर सकते ये वाले को। इन शॉर्ट आपको अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, इसे मैं कैसे और अच्छे सिंपल वर्ड्स में समझा सकता हूँ। आप ये कह लें, बल्कि इसे और मैं सिंपल कर देता हूँ, ये वाली बात आप पुरानी भूल जाएं जो मैंने आपको अभी बताई। आप ये समझ लें कि आप इससे पहले कांस्टेंट नहीं लिख सकते, बस एक्चुअली बात भी ये थी कि आप यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिख सकते। आप वैसे तो लिख सकते हैं पैरामीटर्स के साथ, इसमें ये नहीं कांस्ट लिख सकते आप, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब। यहाँ पे ये वॉल्यूम का फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इसी तरह फंक्शन 1 के अंदर 1 2 3 है, मगर यहाँ पे देखें पाए पास पाए रेफरेंस है। इसे आप देख लीजिएगा, मैं इसे नहीं चला रहा। अच्छा, अब एग्जिट का फंक्शन क्या करता है? एग्जिट क्या कर रहा होता है कि आप इसे कहीं पे भी फंक्शन के अंदर कॉल कर देना, आपके पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। अब वो यही बात बता रहा है कि टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम can be called from any function and can pass a value to the operating system to indicate the status of the program execution, usually used for the abnormal termination। और उसके लिए ये टी डी लाइब्रेरी जो है आपकी चाहिए होती है। मतलब अगर आपने इस फंक्शन को कॉल करना है तो आपको ये लाइब्रेरी चाहिए होगी, और ये आप किसी भी फंक्शन के अंदर पहली लाइन के अंदर लिख देंगे, पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब ये आउटपुट इसकी जो है आप इसे देख लीजिएगा, इसे खुद ही रन करके। तो ये आपका जो है, ये आपने लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, फिर उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग का था, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है हम लोग जो है 1D अरे के ऊपर चले जाते हैं, उसे देख लेते हैं। तो मतलब हम इसमें ना देखेंगे कि 1D अरे होती क्या है और सारा कुछ ना। अच्छा, अब आप देखें कि मैं अगर आपको कहूँ, एक नॉर्मल सिनेरियो देता हूँ, आपको कहता हूँ कि 5 वेरिएबल्स को ऐड करके दे दो मुझे,
एक मिनट, मैं इसे ना फुल स्क्रीन कर लूँ। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि 5 वेरिएबल्स की मुझे एवरेज दे दो, तो आप क्या करते हैं? आप मुझे यही करके देते ना, इंट A1 A2 A3 A4 और A5, और फॉर एग्जांपल आप यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। यूज़र कहता है A1 इज इक्वल टू 4, फिर उसके बाद A2 इज इक्वल टू 3, A2 A3 is equal to 4, A4 is equal to 2, A5 is equal to 3। फिर आप क्या करते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और उसकी एवरेज ले लेते हैं। अब आप देखें कि आपको क्या करना पड़ा है। पहले तो 5 अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े हैं, फिर हर एक को खुद से उसे इनिशियलाइज करवाना पड़ा है, फिर हर एक को लिखना पड़ा है। ठीक है, तो क्या हमारे पास इस तरह की एक चीज़ ना होती कि एक मैं नाम रखता उसका ए, और उसमें पहले के पहले इकट्ठे 5 डब्बे बने होते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं सिर्फ उसे ए कहता, ठीक है। अगर मैं A1 कहता तो उसका पहला डब्बा आ जाता, A2 कहता उसका दूसरा डब्बा आ जाता, A3 कहता तीसरा डब्बा आ जाता, A4 कहता चौथा आ जाता, पांचवा आ जाता। तो मुझे कम से कम ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली नहीं लिखनी पड़ती, ना ही ये बारी बारी करवानी पड़ती, ना ही ये। मैं एक लूप लगाता 5 तक, वो 1 बाय 1 खुद ही उसे एक्सेस कर लेता। ठीक है, तो आप बात चीज समझ रहे हैं ना कि आप वेरिएबल जो है बारी बारी जब आप उससे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा सारे, तो आपको उसे डिक्लेयर करना, फिर आपको उसको इनिशियलाइज करना, फिर आगे उसे फर्दर किसी प्रोग्राम में यूज़ करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो यही बात बता रहा है कि डाटा टाइप इज का डाटा टाइप क्या है, जैसे इंटीजर टाइप है, इज कॉल्ड सिंपल इफ वेरिएबल ऑफ दैट डाटा टाइप कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। मतलब वो ये बात कह रहा है कि जब एक डाटा टाइप है ना, उसे सिंपल तब कहेंगे जब वो सिंपल एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है। फिर उसके बाद कहता है स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप इज वन विच कैन इन विच ईच डाटा एटम्स इज अ कलेक्शन ऑफ द अदर डाटा एटम्स। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्ड बताना तो नहीं यहाँ पे चाहिए था, खैर। अच्छा, खैर स्ट्रक्चर्ड अभी के लिए अगर आप डेफिनेशन इसकी याद कर लेना तो ऊप में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे समझ सकेंगे। स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप किसे कहते हैं कि जिसमें हमारे पास एक आइटम होती है। मैं इसे बल्कि यहाँ पे इन्होंने स्लाइड में डालना नहीं चाहिए था। इसमें आप, अगर मैं इसे बिल्कुल आपको आसान तरीकों से समझाऊं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि इंट है हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5, ये एक समझ लें कि आपके पास एक डाटा आइटम है। ठीक है, तो अगर मैं इसे सारे को इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है, तो ये आपकी कलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, और ये किसी और डाटा आइटम्स के लिए, मतलब ये कहने का इन सिंपल वर्ड यही है कि आप क्या करते हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर, कि जो आपके पास नॉर्मल डाटा टाइप्स होती है ना, इन्हें इकट्ठा करके आप एक नई डाटा टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसे स्ट्रक्चर डाटा टाइप कहेंगे। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा देखें ज़रा आप आके। आप देखें यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक N1 है, इंटीजर टाइप का एक N2 है, N3 है, N4 है, N5 है। अब जब आपने इनपुट लेनी है तो पांचों की इनपुट लेनी पड़ेगी, फिर उसे एवरेज करना पड़ेगा, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो अगर मैं 5 वेरिएबल्स की बजाय डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं, फिर उसके बाद उसको इनपुट लेना पड़ रहा है और उसे इनिशियलाइज करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर मैं 5 वेरिएबल्स की बजाय एक ही वेरिएबल ले लूँ तो वो हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा? अच्छा, द वे इन विच दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल टू स्टोर द नंबर ऑल हैव द सेम नेम एक्सेप्ट द लास्ट करेक्टर विच इज़ अ नंबर। ठीक है, वो जारी सी बात है, वो सेम ले रहा है। अच्छा, अब अगर मैं उसको सारे के सारे को एक ही जो वेरिएबल उसमें स्टोर करवाने लगूँ, तो हमारे पास वहाँ पे अरे का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अरे क्या है? अरे है कलेक्शन ऑफ द फिक्स्ड नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स वेयर ऑल द कंपोनेंट्स
हैव द सेम डाटा टाइप। जैसे मैं अब कहता हूँ कि फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, मैंने 5 डब्बों की अरे बनानी थी, 1 2 3 4 और 5, हमेशा ये वैसे 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, तो ये 5 डब्बों की अरे, ये फिक्स नंबर है। अब अगर मैंने ये इंटीजर टाइप की बनानी है तो ये पहली भी इंटीजर टाइप की होगी, दूसरी भी इंटीजर टाइप की होगी, तीसरी भी, चौथी भी और पांचवी भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं फ्लोट रख दूंगा, यहाँ पे करेक्टर रख दूंगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रख दूंगा, यहाँ पे मैं डबल रख दूंगा, इस तरह नहीं होगा। अगर मैंने इंटीजर टाइप की एक अरे बनाई है तो वो सारी की सारी इंटीजर टाइप की होगी। तो अब वो यही बात कह रहा है, इन अ वन डायमेंशनल अरे, ये वन डायमेंशनल अरे है, द कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन द लिस्ट फॉर्म। लिस्ट, यार ये डिफिकल्ट वर्ड ऐड कर देते हैं। लिस्ट भी आप समझ लें कि तरतीब से जो चलती है ना, इस तरह उसे लिस्ट ही कहते हैं। सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे, अब जो सिंटैक्स है कि हमने वन डायमेंशनल एरे बनानी है वो किस तरह है, यानी कि पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे जैसे इंट, उसका नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अरे ही रख देता हूँ ARR। अब मैंने कितने खाने बनाने, 5 बनाने, तो 5 लिख दूंगा। अब अगर मैंने 10 बनाने हैं तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा। तो वो जो काम आपके ये A1 A2 A3 A4 और A5 और इसी तरह यहाँ पे 10, अगर यहाँ पे 100 होता तो फिर 100 वेरिएबल बनाने पड़ते, वो बड़ा मुश्किल हो जाना था। तो मैं इस वजह से सिंपल यहाँ पे जितने नंबर ऑफ खाने बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे उसका काउंट दे रहे होंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि इसे मैं खत्म कर देता, कहता है यहाँ पे जो इंट एक्सप्रेशन है, ये वाला जो लिखा हुआ है, evaluates अ पॉजिटिव इंटीजर, आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही देना, ये नहीं है कि आप -10 दे दें, -100 दे दें, इस तरह नहीं करेंगे आप कभी भी। इस तरह करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। अब ये देखें, अब मैंने क्या किया, इंट num6, यानी कि मैंने 6 खानों की बनाई। अभी मैंने आपको बताया कि 6 खाने हमेशा 0 से शुरू होते हैं। अब ये num0 का एक खाना हो जाएगा, num1 का एक खाना हो जाएगा, num2 का, num3 का, num4 का और num5 का। अब जैसे ही मैंने, जैसे आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवाते थे, जैसे अब मैं कहता हूँ A1 के अंदर आपने 4 रखवा दिया, फिर A2 के अंदर 3 रखवा दिया। अब इसी तरह आप इस जब वैल्यू को अंदर वैल्यू रखवाएंगे वेरिएबल के अंदर, नम, ये ब्रैकेट लगानी लाजमी है, ये वाली 0 इज इक्वल टू 2 कर देंगे, ये जब 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इसी तरह नम ब्रैकेट 1, 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर इसी तरह चलता जाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कोई भी आप जो पुट करना चाहें। अच्छा, अब ये तो सवाल हो गया कि अब आपने यहाँ पे इससे वैल्यू रखवानी थी इसके अंदर। अब जब इसे वैल्यू एक्सेस करनी है तो वैल्यू एक्सेस भी इसी तरह करनी है। जैसे नम 0 की वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं सी आउट करवा दूंगा, सिंपल, तो इससे सी आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंट ए के अंदर, तब भी मेरे वैल्यू वो आ जाएगी इंट नम 0, मगर ये वाला जो कंटेंट है ना 0 वाला, वो वाली वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर सर ये यहाँ पे आ वैल्यूज रही इसके होगी। अंदर रखनी किस तरह, ये रिपीट कर देंगे? वैल्यू सिंपल इस तरह रखनी है, आपने जितने खानों की अरे बनाई है उससे एक कम तक आप काउंट चला सकते हैं। जैसे ये 6 है ना, आप ये एक कम मतलब 5, 0 से लेके 5 तक इस जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ नम, मैं अगर पहले वाला खाना फिल करना चाह रहा हूँ ये वाला, तो मैं लिखूँगा नम 0। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ चाहे वेरिएबल लिख दें, वेरिएबल इंटीजर टाइप का जो भी आपका दिल करता है, या आप कोई नंबर लिख दें, मगर ये नंबर या वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, जो इसकी टाइप है। इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप इंटीजर है। ठीक है, मतलब सर उस खाने को हमने साथ रेफर करना है और कोई भी नंबर लिख देना है इंटीजर में? यस, बिल्कुल, ये वाला खाने को लाजमी रेफर करना है। अब अगर ये, अब ये चीज़ आप ये देखेंगे ये तरतीब से चल रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो अब मैं इसके अंदर ये, अगर आपने तरतीब से खुद नहीं लिखना तो मैं इसमें एक ऐसा वेरिएबल भी तो लिख सकता हूँ आई, फोर लूप के थ्रू, फॉर आई जो 5 तक चले, तो आई की वैल्यू हर दफ़ा चेंज होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो ऑटोमेटिकली फोर लूप के थ्रू भी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ आइए बात की कि नहीं? गॉट इट? यस सर, यस।
अच्छा, अब वो यही बात बता रहा है कि व्हेन डिफाइनिंग एन अरे, तो आपने क्या उसका नाम लाजमी रखना होता है, फिर आपने उसकी डाटा टाइप बतानी होती है, फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि आपने पहले उसका नाम रखा सी, फिर सी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, फिर बॉक्स कितने बनाने हैं 10। तो ये तीनों लाजमी है, इसके बगैर जो है आपकी अरे डिक्लेयर नहीं होगी। ठीक है, अब इसे फ्लोट टाइप की अरे बनानी थी, तो ये कितने साइज की, 32804 सॉरी। तो फिर उसके बाद डिफाइनिंग मल्टीपल अरे बना लें, जैसे आप मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते थे। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास जनरल सिंटैक्स है इसका, जैसे अरे और उसके अंदर वो चीज़। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये एक इंडेक्स होती है, इसे आप इंडेक्स भी कहते हैं। जैसे वो आप ज़ीरो की बात कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 4, अगर मैं इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहूँ तो ये इंडेक्स ज़ीरो था, ये क्या था, इंडेक्स ज़ीरो। यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे इंडेक्स 2 है, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 3 है, यहाँ पे इंडेक्स 4 है। ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे, ये जो अंदर जो आप ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं इसे इंडेक्स कह रहे होंगे। अच्छा, इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट। जारी सी बात है, हमने जब ये पूरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 5 की अरे बनाई थी, ठीक है, तो पहले वाला खाना 0 को, दूसरा 1 को, तीसरा 3 और 4। जब हम 2 की बात करते हैं तो ये वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं, जब 4 की बात कर रहे हैं तो ये वाली पोजीशन, 0 की बात कर रहे हैं तो पहली पोजीशन। तो यही बात कर रहा है कि जो इंडेक्स वैल्यू है ये पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट के बारे में बता रही होती है, जारी सी बात। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है अरे सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर। ये जो ये जो आप बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसे बड़ी ब्रैकेट बार बार, तो इसे हम अगर टेक्निकल नाम दें तो इसका टेक्निकल नाम है सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर। ये अक्सर पूछ भी लेते हैं कि ये ऑपरेटर का नाम क्या है, तो आपने बताना है कि सब स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर है। तो हमेशा अरे का इंडेक्स वो कहता है 0 से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं। अब वो कहता है कि अगर मैं इसे लिखता हूँ इंट लिस्ट 8, तो मेरे पास 8 खानों की अरे बन जाएगी, मगर ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा होगा, 7 का होगा, फर्स्ट वाला इंडेक्स 0 का होगा। इंडेक्स का मतलब मैंने अभी बताया आपको, अंदर वाले वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह मैं कहता हूँ, अब ये वाला डिक्लेयर कर दी ये वाली वैल्यू, अब मैं कहता हूँ लिस्ट के 5वें इंडेक्स पे जाके 75 रख दो। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये 5वें इंडेक्स पे जाके 75 रख दें, वैल्यू रखवानी आ गई। फिर उसके बाद आता है, कहता है लिस्ट के अब तीसरे खाने पे जाके 20 रख दो। अब वो तीसरा खाना जाके वहाँ पे 20 रख देगा। वो कहता है लिस्ट के 6वें खाने में जाके 100 रख दो, तो वो लिस्ट के 6वें खाने में जाके 100 रख देगा। अब वो कहता है कि लिस्ट के दूसरे खाने में लिस्ट के तीसरे और 6वें खाने को जमा करो। तीसरे में क्या था, 20, और 6वें में क्या था, 100। तो ये 120 हो जाएगा। किस में जाके रखना है, 2 वाले में, तो ये 2 वाले में जाके 120 रख देगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा आप ये बात तो कह रहे थे, यहाँ पे आप खुद से नंबर लिख के भेज रहे थे, यहाँ पे आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। जैसे कहता है सपोज आई इज अ इंटीजर वेरिएबल, देन अगर आप आई को 3 असाइन कर दें और यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर लिख दें, तो तब भी आई की वैल्यू की जगह 3 आना था, तो ये लिस्ट के तीसरे खाने में जाके 63 रखेगा। फिर उसके बाद कहता है कि ये लाजमी नहीं है कि आपने कोई नंबर लिखना है, कोई आपने सिंपल एक वेरिएबल लिखना है, आप उस यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं जो आपको नंबर दे। जैसे उसने कहा 2 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस 3। अब आई की वैल्यू क्या थी, 3, तो अब 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3, क्या जवाब आएगा, 3। तो यहाँ पूरी एक्सप्रेशन की जगह पे जब इसे एवेल्युएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे 3 आ रहा होगा, तो जो लिस्ट के तीसरे वाले खाने में जाके 58 रखवा देगा। ठीक है, मगर यहाँ पे एवेल्युएट 5 कह रहा है, ये तो एक मिनट ठहरे, 3 आई की, अच्छा आई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे बता भी रहा है, सॉरी मैंने ऊपर वाला। तो यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ, ये आई 4 दूनी 8 माइनस 3, तो ये 5 हो जाएगा। तो जारी सी बात है, अब लिस्ट के 5वें खाने के अंदर जाके वो 58 रखवा रहे हैं। मगर ये वाला लाजमी याद रखना है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये उस रेंज से बाहर ना निकले जो आपने डिक्लेयर की थी, जो अब आप शुरू में करते हैं इंट। जैसे अगर मैं लिस्ट यहाँ पे 10 करता हूँ,
तो आप अगर यहाँ पे 10 करते हैं तो यहाँ पे आप लिस्ट 20 का खाना एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही आप 10 का भी खाना एक्सेस, आप लिस्ट 9 का खाना एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट 0 से लेके 9 तक किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने ये वाला कोड लिखा है। अगर आप ज़्यादा वाला करना चाह रहे हैं तो इसका जो साइज़ है बढ़ा दें, अब आप 19 तक कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे बढ़ा दूं 100 कर दूं तो 0 से 199 तक कर सकते हैं। ये आपकी डिक्लेरेशन के ऊपर है कि आपका जो लिस्ट का वेरिएबल है आप कितना बड़ा उसे डिक्लेयर करते हैं। सर अगर आई की जगह 0 होता तो सबसे पहला खाना होना था, राइट? यस 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 बिल्कुल। अच्छा, अब वो यही बात कहता है कि मैंने ना अरे साइज जो है, साइज ऑफ द अरे 20 रखा है, मगर मैंने इसे कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट का क्या मतलब है? ये ग्लोबल वेरिएबल था, ठीक है, इसे मैंने किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा। तो ये एक, बल्कि इसे ग्लोबल वेरिएबल की सेंस में ना ही लें, आप ये समझ लें कि इसे किसी फंक्शन के अंदर लिखा था जो मेन का फंक्शन था, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का क्या मतलब है कि कोई भी इस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना 20, उसे चेंज ना कर सके, इसे कांस्टेंट रखा। तो आप सिंपल देखें कि अब मैंने 20 साइज की अरे बनानी थी, तो मैंने इंट अरे लिखा, ये वेरिएबल का माई नेम है, इसका कोई भी नेम हो सकता है, तो मैंने वहाँ पे उसको 20 दे दिया, ठीक है। तो पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो वो यही बात बता रहा है कि फर्स्ट डिक्लेयर द नेम, जो आपका फर्स्ट डिक्लेयर अ नेम्ड कांस्टेंट एंड देन यूज द डिक्लेयर एन अरे ऑफ दिस स्पेसिफिक साइज। जारी सी बात है, नेम उसका बताना पड़ता है, फिर उसके बाद आपकी उसका साइज बताना पड़ता है, जैसे यहाँ पे इसका नेम बताया और फिर उसका स्पेसिफिक साइज बताया। व्हेन एन अरे इज डिक्लेयर्ड इट्स साइज मस्ट बी नोन। अच्छा, अब आपने ये तो कर लिया कि ये डिक्लेयर कर लिया अरे, ये नहीं है कि आपने इसका साइज भूल जाना है। मैंने आपको जैसे पीछे बताया, आपको पता है कि 10 खानों की अरे है तो आप 10 खानों में ही रह सकते हैं, ये नहीं कि आप 12वां खाना एक्सेस करने लग जाए, इस तरह पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो अब उसने अरे साइज यूज़र से भी ले रहे हैं, आप यूज़र से लेके भी आप अपनी अरे के साइज को सेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद कहता है कि सम बेसिक ऑपरेशन है अरे के। एक ये है कि उसकी इनिशियलाइजेशन, उसे उसके अंदर वैल्यू कैसे रखवाते हैं, फिर अगर यूज़र से डाटा लेना है उसे किस तरह लेंगे, फिर उसके बाद हम आउटपुट जो स्क्रीन पे शो करनी है वो कैसे करेंगे, फिर किसी अरे के अंदर कोई एलिमेंट सर्च करना है वो कैसे सर्च करेंगे। ये वो वाले ऑपरेशंस हैं जो अरे के अंदर हम कर सकते हैं। कौन कौन से? इनिशियलाइजेशन, इनपुट, आउटपुट और फाइंडिंग। अरे को इनिशियलाइज भी किया जा सकता है, इसमें यूज़र से इनपुट भी ली जा सकती है, स्क्रीन पे आउटपुट भी शो करवाई जा सकती है, और उसमें डाटा को सर्च भी किया जा सकता है। अब ईच ऑपरेशन रिक्वायर्स ability to step through the element of the array। मतलब ये है कि अगर इसमें अरे में होता क्या है कि 0 1 2 3 4, मैं 5 की ही अरे ले रहा हूँ, तो आप किसी भी इंडेक्स पे विदाउट एनी सीक्वेंस जंप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मतलब आप अगर आप चौथे वाले पे जाना चाह रहे हैं, आप चौथे पे कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? अरे और उसमें सिर्फ 4 लिखें तो आप डायरेक्ट उस लोकेशन के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद कहता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 100 की एक अरे बना ली, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आई वैल्यू की है। अब मैं ये कहता हूँ कि लूप के थ्रू मैं यूज़र से 100 की 100 वैल्यू ले लूँ, तो आप देखें कि 100 तक लूप चलाया, और अब यहाँ पे जो 0 से लेके ये 99 तक चलेगा, तो 0 से लेके 99 तक लिस्ट में वैल्यू जाएगी, और सी इन यूज़र क्या करेगा, 100 तक आपको इनपुट देगा। जब आपने इनपुटिंग करनी है, यूज़र से इनपुट लेना है, तो इस तरह करेंगे आप। इसकी समझ आ गई कि यूज़र अरे में इनपुट यूज़र से किस तरह लेते हैं। जितना आपका अरे का साइज़ होगा वो यहाँ पे इतना आ जाएगा। यहाँ पे अरे का साइज़ था 100, तो लूप में उतना आ गया। अगर अरे का साइज़ यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे लूप के अंदर जो इसकी ब्रेकिंग कंडीशन थी, यहाँ पे 10 आ जानी थी, और ये 0 से लेके 9 तक लूप चलना था, और ये वैल्यू आई के अंदर जानी थी, और आई की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बारी बारी यहाँ पे लूप के अंदर आते जानी थी। यूज़र ने उसे इनपुट देते जाना था, और इस तरह का जो पूरा का पूरा बॉक्स है
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला ये फिल होता जाना था। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला है यहाँ तक? आगे चलें जी। नो। अब ये देखें, अब वो कहता है कि मैंने डबल टाइप का एक स्कोर लिया, 10 की अरे है, इंडेक्स मैंने अभी कोई भी इनिशियलाइज नहीं करवाया। अब मैं कहता हूँ कि अब लार्जेस्ट सम और एवरेज मैंने निकालनी है एक अरे की। तो वो कहता है कि पहले मैं इनिशियलाइज अरे कैसे करवाऊंगा, इसका साइज कितना था 10 का, तो मैं 10 तक लूप चलवाऊंगा। अच्छा, जब मैंने 10 तक लूप चलाया तो मैंने सारी वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया ताकि रोला ही ना रहे। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से डाटा लेके इसमें रखवाऊँ, तो फिर मैंने दोबारा ज़ीरो से लेके 9 तक लूप चलाया। अब मैंने इस टाइम जो है यूज़र से इनपुट ली, सी इन स्कोर इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू सर जो ये जो आपके ज़ीरो से। इंडेक्स है ये अरे के अंदर चला जाएगा, जैसे आपने स्कोर्स इंडेक्स इक्वल्स टू 0.0, यानी इंडेक्स हमारे पास वो 0.0 नंबर आएंगे उसके अंदर, अरे के अंदर। देखो, अब ये पहले आप बात कर रहे थे, मैं आपको इसको थोड़ा सा तरतीब से समझा देता हूँ। ये जो स्कोर का मतलब है 10 की अरे बननी है, तो मैं 10 की बना लूँ ऐसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसका नाम क्या है इस अरे का? स्कोर। ठीक है, ठीक है। अब आप ये जो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट में क्या है, 0, ऐसे ही है। और अभी के लिए आप इसे भूल जाए, ये वाले कोड को भूल जाए, ये लूप चल रहा है ना, जैसे आप आई प्लस प्लस करते थे। अब यहाँ पे इंडेक्स की जगह सिर्फ आई है, तो अभी अगर लूप की वैल्यू देखें तो इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर 9 तक नहीं जाएगी इस लूप के थ्रू। मैं अभी अरे जी की सर, बात नहीं कर रहा, ठीक है सर। जाएगी ना? तो जी अब सर। आप देखें कि यहाँ पे जब आपकी वैल्यू पहले जब 0 होगी, तो इसका मतलब है स्कोर 0 वाला खाना। तो स्कोर 0 वाले खाने में क्या रखवा दो, 0.0। फिर आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 हुई, तो इसका क्या मतलब है, स्कोर का 1 वाला खाना उसमें भी 0.0। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि आप समझ। सारी की सारी वैल्यू एक किसी खास नंबर से इनिशियलाइज करवा देते हैं, वो ज़्यादातर जीरो या नल होता है। फिर आप इनपुटिंग का क्या मतलब होता है, यूज़र से इनपुट लेनी है। अब काम आप वही करेंगे, ये ऊपर वाला ही, यानी कि 0 से लेके 9 तक आप जा रहे हैं, ये देखें 0 से लेके 9 तक जा रहे हैं। मगर इस दफ़ा जो आप उस ज़ीरो खाने में वैल्यू रखवा रहे हैं, या 1 वाले खाने में, या 2 वाले में, या इसे लेके 9 तक, वो किससे ले रहे हैं, वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, सी इन करवा रहे हैं। ठीक है, अब समझ आ गई बात की? हाँ जी, आ यस सर, गई है। यस अब यस। मैं कहता हूँ कि मैंने इसी को प्रिंट भी करवाना है, तो जारी सी बात है, ये 0 से लेके दोबारा 9 तक हमारे खाने थे उसे लेंगे। तो अब सी आउट क्या करवाएंगे, वही इंडेक्स जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई होगी वो यहाँ पे सी आउट होती जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि मैंने इसका पूरी का पूरी का सम फाइंड करना है। सारी सी बात है, जैसे मैंने आपको अभी मैंने 10 खानों के बारे में बताया, मैं 3 खानों के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं 0 1 और 2 वाला खाना है, ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम का, तो मैं उतने तक चलूंगा 10 तक। तो हर दफ़ा सम के वेरिएबल में पीछे वाला जो है इंडेक्स, जैसे 0 1 2 3, वो ऐड करके लूप में रखवाता जाऊंगा, तो ये आपका सम आएगा, और फिर उसकी बेस पे आपकी एवरेज भी आ जाएगी। इसी तरह आप लार्जेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। लार्जेस्ट में देखें आप, हर दफ़ा उसके मैक्सिमम इंडेक्स जो मैं पहले 0 था, मैक्सिमम इंडेक्स को 0 और 1 को कंपेयर करते हैं, तो मैक्स इंडेक्स के अंदर वो इंडेक्स रखवा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे कंपेयर करते जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है जी सबको? यस सर। यस सर। ओके, ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम आगे जो है अरे आउट ऑफ बाउंड जो है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ये फिर ज़्यादा लोड ना हो जाए आप लोगों पे। ठीक है, हाफ जो है स्लाइड्स हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसकी कर लेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है।
ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर वो सर आपने वो स्लाइड्स नहीं सर अपलोड जी। की थी, स्लाइड से थोड़ी हेल्प हो जाती है सर, वो भी अपलोड कर सकते हैं।